अच्छा, लास्ट टाइम हमने माइक्रोस्कोप्स के दोनों टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट रिलेशंस भी। अब आप ये बताओ कि लास्ट टॉपिक में से कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपके कोर्स के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। तो वो भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। ये टेलीस्कोप्स हमारे एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। आज का पहला टॉपिक है बेटा टेलीस्कोप। अब जब हम एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाते हैं, लिख लें, ये है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड इज रिफ्रैक्टिंग बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो आप रे डायग्राम बनाएंगे वो रे डायग्राम रिफ्रैक्शन आपको वहां पर रे डायग्राम से बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। चलो, तो जो टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस है, हमने ये देखा था कि जब हमने माइक्रोस्कोप बनाया तो हमने ये देखा कि जो एपर्चर है आपके ऑब्जेक्टिव का, देयर वर टू लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव था और दूसरा आईपीस। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर कम था जबकि आईपीस का एपर्चर बड़ा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन हम उसे एनलार्ज करके देखना चाहते हैं। तो लेंस का जो साइज है वो हम लोग बढ़ा लेते हैं, बिकॉज कि हम वहां पर आंख के पास जो लेंस होता है, जो हमारा आईपीस होता है, उसकी लाइट गैदरिंग पावर बढ़ा देते हैं। तो लार्जर अपर्चर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, या लार्जर अपर्चर रखने का रीजन क्या होता है? लार्जर अपर्चर की लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम लोग जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी हो वहां पर लेंसेज के अपर्चर्स बड़े रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप बेसिकली वी आर यूजिंग टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, जो कि काफी दूर होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम एक टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो वहां से आने वाली लाइट को विच फॉल्स फर्स्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो हम उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने के लिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को मैग्नीफाई करने के लिए, वी हैव अ लार्जर अपर्चर ऑफ लेंस। इसीलिए हम लोग जो अपर्चर रखते हैं ऑब्जेक्टिव का, वो यहाँ पर बड़ा रखा जाता है। दूसरी बात, वो लेंस के ऊपर, क्योंकि इमेज मैग्नीफाई होके बनेगी, तो लेंस के ऊपर वो एक लार्जर विजुअल एंगल क्रिएट करता है। समझेंगे कि हो क्या रहा है, हम इमेज बना कैसे पाते हैं टेलीस्कोप्स के अंदर। देखो ध्यान से, तो मेरे पास एक लार्जर अपर्चर लेंस है। दिस इज अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, and on this common principal axis we are placing a lens which is of relatively smaller aperture। ठीक है, तो एक relatively smaller aperture का लेंस एक रिलेटिवली स्मॉलर अपर्चर का लेंस हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब हम कहते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी दूर हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स की भी बात करें तो उनकी रेंज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होती है, और अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स की बात करें तो उनकी रेंज तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होती है। ठीक है, तो
ऐसे वाले केस के अंदर जनरली रेज seems to be moving parallel to each other, not exactly parallel to the principal axis, but they seems to be moving parallel to each other. मान लिया कि कुछ रेज हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, जैसे कि सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा हूं, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। लेट्स से कि एक रे ये है, तो ऑब्वियसली जो सी से पास करेगी वो अनडिविएटेड पास करती है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि एक रे आ रही है एंड दिस रे इज मूविंग पैरेलल टू दिस वन। तो ये दो इंसिडेंट रेज हैं व्हिच आर मूविंग from infinity, somewhere from infinity, and they will form a sizable image at the focus. तो अब ये bend कर जाएगा, ठीक है, and the point where these two rays meet together is the point of the formation of image, and obviously ये सभी rays कहां पर meet करेंगी? Focus पर। तो this F is the focus of objective, ठीक है। This F is called the focus of objective. यहां तक का पार्ट क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है दिमाग में? नो सर, क्लियर है। अब यहां पर बेटा there are two situations. Now the first situation is जब हम कहते हैं when the final image is formed at infinity. हमने बोला when the final image is formed at infinity. When the final image is formed at infinity. अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होती है, इसका मतलब this point basically is the point of coincidence of focal length of objective as well as the focal length of eyepiece. तभी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन सकती है। तो उसके लिए फर्स्ट ray moves parallel to the principal axis will pass through F, focal length of eyepiece. Second one will pass through C. Both will move parallel to each other. और इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करा लें अगर, तो ये भी पैरेलल टू ईच अदर मूव करती हुई दिखाई देगी। इट मींस इमेजेस आर फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। यानी ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है कि हम जब कहते हैं दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, इट मींस जो फर्स्ट इमेज बनेगी दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट the focal length of objective, and that is the point where the focal length of eyepiece is also coinciding. Last time हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जहां पर मैंने बोला था कि दो लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं L. L यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब. In this particular case, this length of the tube is F naught plus Fe. Means the focal length of objective plus the focal length of eyepiece. So L in this case is given by the sum of focal lengths of objective and eyepiece. ठीक है? Yes sir. अब बेटा ये हमने माना कि let's say this is alpha and this is the angle जिसको भी हम लोग कह रहे हैं बीटा. तो मैग्नीफाइंग पावर अगर मुझे यहां कैलकुलेट करनी हो, इट मींस एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर आप कहें मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस इज m is equal to tan बीटा अपॉन tan अल्फा. हमने क्या बोला था? मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. So the angle subtended by object again at the optical center of the lens. तो यहाँ दोनों चीजें कहां पर फॉर्म हो रही हैं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पर. अब ये भी बोला था कि फ्रॉम द सेम पोजीशन, नाउ यहीं से देखें तो ये बीटा है और यहीं से देखें तो ये अल्फा मिल रहा है मुझे, ठीक है.
This is the common position for both image and object, creating an angle on the optical center of the respective lenses. ठीक है? देखो बेटा, ये हमारी इमेज थी, इस फाइनल इमेज के इसी पॉइंट पर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल क्रिएट हो रहा है अल्फा फ्रॉम सेम पोजीशन। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली एफ नॉट अपॉन एफ ई लिख सकते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ ई। चलो tan बीटा की वैल्यू निकाल लो। tan बीटा क्या होगा? लेट्स से इफ दिस इज c, दिस इज c डैश, तो tan बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? अब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं a और इसको नाम दे दें b, तो tan बीटा विल बी इक्वल टू ab अपॉन ac डैश, और tan अल्फा अगर हम निकालें तो दिस विल बी ab अपॉन ac। ठीक है? अब A इज द पोजीशन जहां से दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। हमने अभी कहा AC इज इक्वल्स टू AC डैश। ठीक? यस सर। नहीं, कैसे हो जाएगा? सिर्फ AB इक्वल होगा बेटा, कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों की दोनों, यही गलती करते हो आप लोग, ये गलती मत करना। हमने बोला एफ नॉट प्लस एफ ई, ये नहीं बोला कहीं पर भी कि दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है। ठीक है? यस सर। हमने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है। हमने कहा दैट द सम ऑफ these two focal lengths is the distance between the two lenses। तो आप ये वैल्यूज यहां पर डालें, you will get m is equal to ab upon ac dash upon ab upon ac। तो ac ऊपर आ गया, ab से ab कैंसिल आउट हो गया, तो ac upon ac dash। So AC is the focal length of objective upon AC dash is the focal length of eyepiece, and that too with a negative sign। ठीक है? Yes, sir. सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं ना? Yes, यस sir. तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से? नेगेटिव, बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। ठीक है? यस सर। So this negative is the net negative of the ratio of f naught and f e। या फिर आप बहुत प्रिसाइजली इसको कहना चाहें तो नेगेटिव साइन यहां लगा दें बेटा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Clear. यस सर। ठीक है, तो ये था when the image is formed at infinity, पहला केस। 2 मिनट के लिए ध्यान से रे डायग्राम देखें, एक्सप्रेशन देखें, कोई दिक्कत है तो अभी पूछें। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? Clear है, sir. रिया क्लियर है बेटा? यस सर। ऋषिका,
यस सर, पर ना एक बार सर ऑब्जेक्टिव लेंस का बता दो दोबारा। क्या? सर मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या फर्क है? अच्छा देखो, आपने टेलीस्कोप तो देखा होगा। द लेंस विच इज क्लोजर टू द आई इज कॉल्ड आई पीस, एंड द लेंस विच गैदर्स द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि देयर आर टू टाइप। अच्छा, बाइनोकुलर्स तो देखे हैं ना? यस तो बाइनोकुलर्स में आप ये देखते हो कि द लेंसेज व्हिच आर नियर टू द आई, जहां से आप देखते हैं, दोज लेंसेज आर ऑफ स्मॉलर अपर्चर, और आगे वाले लेंसेज बड़े होते हैं। यस सर। द रीजन इज कि लार्जर द अपर्चर ऑफ द लेंस, मोर विल बी इट्स लाइट गैदरिंग पावर। ठीक है, ओके सर। दैट इज व्हाई वी यूज लार्जर अपर्चर लेंसेज इन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके सर। एंजेला क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभिमन्यु? आर्यन? यस सर, क्लियर है। दम्या? समर्थ? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। नंदिनी? राघव? माही? Yes, sir. Clear. क्लियर है सर। अन्वेषा? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका केस नंबर 2। और केस नंबर 2 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझेंगे कि केस नंबर 2 करने से पहले, रे डायग्राम बनाने से पहले एग्जैक्टली केस नंबर 2 करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। अच्छा, यहां पर हमें जो इमेज मिल रही है वो कहां मिल रही है? इंफिनिटी पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर था इंफिनिटी पे था। ठीक है, और हमें उसकी इमेज भी कहां मिलेगी? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पर जो भी कोई इमेज होती है वो हाईली एनलार्ज्ड हमें दिखती है, बट उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, तो क्लैरिटी लाने के लिए वी हैव टू एडजस्ट द फोकस। तो जब आप फोकस को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो हम यहां पर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द ट्यूब को एडजस्ट कर देते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब को हमें चेंज करना पड़ता है। तो उस केस में आपको फोकस एडजस्ट करने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट टाइप ऑफ इमेज यू वांट टू सी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने के लिए लेंसेज को क्लोजर और फार अवे लेके जाते हैं। तो अब आप सोचो, अगर मैं इस लेंस को थोड़ा सा पास ले आऊं तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल फॉल विद इन द फोकस ऑफ आई पीस। यही होगा? यस सर। यस सर। ये वाला फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आगे शिफ्ट हो जाएगा और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आगे शिफ्ट हो जाएगा और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पीछे आ जाएगा। अगर मैं इस लेंस को थोड़ा सा क्लोजर ले आऊं तो यही होगा ना? तो एक वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी यहां पर, जो कि फाइनल वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, और हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। एंड यू वेरी वेल नो कि वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा मिलती है हमको, लेकिन अगर आप इसको दूर ले जाएं तो इमेज विल स्टार्ट फॉर्मिंग रियल इमेज। तो वो रियल इमेज हमें इस तरफ मिलेगी। जब वर्चुअल इमेज मिल रही है तो as compared to this particular object, because this image acts as an object for this lens, तो इसकी फाइनल इमेज अगर यहां बनेगी तो वो एक तरीके से इरेक्ट इमेज बन रही है, बिकॉज बोथ आर इन्वर्टेड, तो इसके रिस्पेक्ट में वो इरेक्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें इमेज को उल्टा या सीधा करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको क्लोज ले आते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में L क्या हो जाएगा? L विल बी लेस देन the sum of the focal lengths of two lenses। तो यहां एक वर्चुअल इमेज इधर बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली हम इस फोकस को आगे ले जाएंगे और इस आईपीस के फोकस को इधर ले आएंगे, यानी कि इसकी लेंथ को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और इसका जो रे डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बोर्ड क्लियर कर दूं ना? यस सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर मैं पूरे के पूरे को ना मिटा के सिर्फ इतने पार्ट को, सॉरी यार मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं।
A B. This is focal length of ऑब्जेक्टिव। मैं एक काम करता हूं, जो आई पीस है उसको इसके पास ले आता हूं। ये हमने आई पीस बना दिया, तो इसका फोकस विल फॉल समवेयर हियर। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब क्या होगा, ये सी था, यहीं पर सी, so first ray moves parallel to the principal axis, will pass through F, second one will pass through C, and both the rays seems to be moving away from each other. तो यहाँ length of the tube L छोटा हो गया F naught plus FE से। अब हम क्या करेंगे, दोनों को backwards extend करेंगे, and there will be a position where the two images or the two rays coincide with each other, and this will be the final image A dash B dash। तो ये इमेज कैसी बनी, एक वर्चुअल इमेज बनी। किसके लिए वर्चुअल थी, इस पर्टिकुलर लेंस के लिए वर्चुअल थी। ठीक है, इतना पार्ट ओके है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. रे डायग्राम फिर समझो। आपके पास ऑब्जेक्टिव कहीं इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, दे विल कन्वर्ज एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस। इस वाले लेंस के फोकस को हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एफ नॉट, इसके बिल्कुल पास में हमने रखा आई पीस। आई पीस पे ये पर्टिकुलर इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। यहां से जब आप रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट रे विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, तो हम इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे, एंड द पॉइंट वेयर द टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर इज द पोजीशन ऑफ इमेज। सो द फाइनल इमेज इज A dash B dash। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो अब हमारे पास ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, और ये हमारा एंगल अल्फा है। ठीक है, तो m यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे मैग्नीफाइंग पावर, तो दिस इज अगेन tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो जब आप m कैलकुलेट करोगे बेटा, m इज इक्वल्स टू अगेन tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो आपके पास tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan बीटा की वैल्यू होगी A dash B dash अपॉन CA। tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, A dash Sir, AB upon AC. A dash B dash अपॉन CA dash, यही होना चाहिए। Yes, sir. A dash B dash अपॉन CA dash। और जब हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A dash नहीं, tan अल्फा होगा AB अपॉन CA, यही होगा ना? Yes, sir. AB अपॉन CA। AB अपॉन CA। tan beta is A dash B dash into CA upon CA dash into AB। अच्छा, इसको ना ऐसे ना करें, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसके अंदर दो ट्रायंगल्स के नाम मार्क कर लो बेटा।
एक काम करो, बीटा एंगल तो ये भी बन रहा है, इसके लिए भी बन रहा है, और अल्फा भी इसी के लिए बन रहा है। हमने जो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन करी थी उसमें हमने कहा था फ्रॉम द सेम पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको एक ही जगह से कैलकुलेट करो, यहीं से एक ट्राइंगल ये ले लें और एक ट्राइंगल हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। तो tan बीटा हो जाएगा AB अपॉन CA, AB अपॉन CA, और tan अल्फा हो जाएगा AB अपॉन, इसको C1 ले लो, इसको C2, तो दिस इज C2A, और ये हो जाएगा AB अपॉन C1A। यस, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये आएगी वैल्यू आपके पास m इज इक्वल्स टू C1A अपॉन C2A, ठीक है। ठीक है बेटा, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो हमने मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन ली थी वो क्या ली थी। मैग्नीफाइंग पावर को हमने डिफाइन करा था एज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at the optical center of the lens to the angle subtended by object at the optical center of the lens from the same position। अब देखो, this is the point, ये वाला पॉइंट, यहां पर भी ये एक ट्राइंगल बन रहा है C2AB, यहां पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है C2AB, इसके अंदर एंगल बीटा क्रिएट हो रहा है आपके पास। यस सर। But at the same time C1AB, this is also a triangle in which angle is alpha। तो अल्फा किसके साथ था, ऑब्जेक्टिव के साथ, और बीटा किसके साथ था, इमेज के साथ, यानी आई पीस के साथ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन C2A इंटू AB अपॉन C1A। यस सर। ठीक है, तो दिस बिकम्स C1A अपॉन C2A, ठीक है। ओके सर। तो C1A अपॉन C2A। अब ध्यान से देखो, C1A को आप क्या लिख सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो C1A को, C1A, C1A, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन C2A को आप क्या लिख सकते हो, C2A को आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई पीस के लिए, विद अ नेगेटिव साइन। तो फॉर्मूला बिकम्स F नॉट अपॉन माइनस ऑफ UE, लिख सकते हैं ना। यस सर। इतनी बात तो क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब आपको मैंने कल बताया था कि जितनी भी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं ये कहां पर बनती हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी LDDV पर। और LDDV जो डिस्टेंस है लेंथ पे, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस को आप कहेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, और इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो पेपर में क्वेश्चंस में कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है व्हेन द इमेज इज फॉर्मिंग एट LDDV, या वो कहेगा व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी टेलीस्कोप इज वर्किंग अंडर द कंडीशंस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आप समझ जाएंगे इमेज कहां बन रही है, D पर बन रही है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो एक तो रिलेशन ये बन गया मेरे पास बेटा। अब एक बात बताओ, इसी के लिए बात करेंगे, 1/f किसके इक्वल होता है, 1/v माइनस 1/u होता है।
बेटा लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. 1/f इक्वल टू 1/b 1/e माइनस minus 1 1/. अब मुझे एक बात बताओ, ये d इसकी साइन कन्वेंशंस क्या होंगी? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? So negative. नेगेटिव। तब आईपीएस के मुकाबले नेगेटिव नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ Objective. पर देखो इंसिडेंट रे इस तरफ और डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे? पोल से इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव हो गया। तो यानी आपका ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/f इज इक्वल टू माइनस डी 1/-d माइनस 1/u। ठीक है, लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये u किसका? आईपीस का। f किसका? आईपीस का। तो आप इसको d की टर्म्स में निकाल सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/ue। लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसको आप मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग 2 in 1 क्या था? m इज इक्वल टू f0 into minus of 1/ue. Now minus of 1/ue we have calculated और इसकी वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें तो this becomes f0 into 1/fe plus 1/d। लिख सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. बट एक प्रॉब्लम है अभी भी। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आप कौन से वाला यूज? अच्छा नहीं, यही वाला यूज कर रहे हो। तो ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू f0 into 1/fe plus 1/d हो जाएगा। यस सर। तो मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन यहां से कैलकुलेट हो गई। ठीक है बेटा, Yes, Yes. sir. अच्छा इसको अगर आप और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो देयर इज वन मोर रिलेशन विच यू कैन क्रिएट हियर। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं उसको। तो उस रिलेशन को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ f0/fe into 1 plus d by fe। बल्कि इसको उल्टा कर लेंगे, fe/d 1 plus fe/d। fe को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/fe आ जाएगा। ठीक है, वो 1/d हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. कुछ नहीं किया, बस इसको फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, मतलब कॉमन निकाल लिया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस यहाँ से। ठीक है, so we have two relations for सर माइनस कहाँ से आया? माइनस ऑफ f0/ue की वैल्यू पुट करी ना हमने यहाँ पर सीधी सीधी। हमने सिर्फ f0/ue की वैल्यू कैलकुलेट यस सर, वही तो सर लास्ट में मतलब जो नीचे वाला उसमें हमने माइनस कैसे डाला? नहीं, पहले मैंने माइनस ऑफ 1/ue की वैल्यू पुट करी यहाँ पर। ठीक है, यस सर, तो फिर हमने एफ निकाल लिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ f0/ue की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दूं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, Okay. तो नेगेटिव साइन वहीं रह जाएगा ना। यस सर, यस सर, बस यहाँ पर हल्का सा मैनिपुलेशन किया है कि f0/ue की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दी है। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। तो जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर, लास्ट टॉपिक आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अच्छा, इसके रे डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. नो हाँ सर। सर। फिर से बता रहा हूँ, हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए किया क्या है? हमने सिर्फ जो फर्स्ट इमेज है, वी आर यूजिंग द फर्स्ट इमेज ओनली, ठीक है, क्योंकि हमारी वो कंडीशन फाइनल इमेज पे सेटिस्फाई नहीं होती है, जिसके लिए हमने कहा था कि it is the angles obtained by image at the optical center of the lens to the angles obtained by object at the optical center of the lens from the same position। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लूं तो सेम पोजीशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अल्फा फिर उस केस में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और फिर बीटा भी चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली कंडीशन जिसकी वजह से ना तो अल्फा चेंज हो रहा है ना बीटा चेंज हो रहा है। तो वी आर यूजिंग टू ट्राइंगल्स हियर यूजिंग द फर्स्ट इमेज ए बी C2, दूसरी ए बी C1, ठीक है। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. यस सर। तो अब हमारे दोनों केसेस हमने कर लिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। पहला केस हमारा था व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरा केस हमारा था नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट है कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। समझ लो रिफ्रैक्टिंग टाइप है, इसको न्यूटोनियन कहते हैं। किसको? जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप अभी हमने किया जो, हाँ, न्यूटोनियन बेसिकली उसकी ना फॉर्मेशन डिफरेंट है, वो अलग है, लेकिन जो न्यूटोनियन होता है उसके अंदर हम मिरर भी यूज करते हैं और लेंस भी यूज करते हैं। ऐसा वो जो मिक्सचर वाला स्लिट में से निकालते हैं वो वाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको फिर हम लोग स्लिट के अंदर से निकालते हैं और उस स्लिट के अंदर लेंसेज यूज किए जाते हैं, यस यस सर। ठीक है, वो न्यूटोनियन है। अभी हम बात करेंगे एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। अच्छा, वैसे तो टेलीस्कोप और भी तरह के होते हैं, रेडियो टेलीस्कोप भी होता है, ठीक है, जो कि रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करता है, बट हमारे कोर्स में सिर्फ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप ही है। कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप जो कि हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, एज सच उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है, बट फिर भी कई बार पेपर में पूछ रहा था व्हाट इज कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच जनरली दे आस्क इन एग्जाम के व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो पहले वही लिख लो, चलो लिखो। Advantages of using reflecting telescopes in place of refracting. ठीक है, first the reflecting type telescopes are free from chromatic aberration, free from chromatic aberration। Can you repeat once? हाँ जी, So can you repeat once? हाँ, reflecting type telescopes are free from chromatic aberrations। Okay. aberrations की जगह आप वर्ड डिफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सेकंड, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप
in reflecting telescopes, the use of parabolic reflectors, या आप इसको कह सकते हो paraboloidal mirrors, paraboloidal mirrors. In reflecting telescopes, the use of paraboloidal mirrors or parabolic reflectors as objective removes spherical aberration. यानी क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब तो था कि रिफ्रैक्शन में एट टाइम्स एजेस के अराउंड डिस्पर्जन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपके पास एक सिंपल ग्लास स्लैब भी हो और आप अगर उस ग्लास स्लैब को लेट्स से कि आप सनलाइट में जाकर खड़े हो जाएं, ठीक है, और उस ग्लास स्लैब को अपनी आंखों के बिल्कुल यहाँ लेवल पर लाके देखें तो एजेस के अराउंड यू विल सी सम कलर्स, ठीक है। तो वो बेसिकली कहलाती है क्रोमैटिक एबरेशन, and this type of chromatic aberration is bound to happen in cases of refractions basically at different angles, ठीक है। Likewise, अगर shape concave हो तो या convex हो, in both cases they're bound to have some effect of the shape on the final image. अब जैसे कभी आप किसी एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो वो स्फेरिकल एबिरेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके इमेज के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आप देख पाते हो कि वहां पर वो डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं। ऐसा कभी आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, ठीक है। तो वो जो वेरिएशंस हैं या वो जो डिफेक्ट्स आप कह सकते हैं ज्यादा क्लियरली, वो डिफेक्ट्स आपको पैराबोलॉइडल मिरर्स में या फिर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। सो दीज आर टू एडवांटेजेस। थर्ड क्या हो सकती है, लिखें, the image formed by reflecting telescope is brighter. The image formed by reflecting telescope is brighter. अब रिफ्रैक्शन में हमने पहले भी समझा था कि अगर आपके पास कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो नॉट नेसेसरीली कि वो सारी की सारी लाइट को रिफ्रैक्ट ही करेगा, इट इज बाउंड टू डू सम रिफ्लेक्शन, ठीक है। और वो रिफ्लेक्टिंग एनर्जी जो होती है, वो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वेव का, वो हम कभी भी उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से इमेज हमेशा हमें मतलब लेस ब्राइटर दिखती है, यानी कि आप ये कहें कि जो इमेज हमें मिलेगी उसके कुछ पैरामीटर्स वहां पर लूज हो चुके होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में इमेज इज मोर क्लियर, मोर ब्राइटर। एक और लिखें, reflecting type telescopes possess high light gathering power, reflecting type telescopes possess high light gathering power, large gathering power. light gathering power, light gathering power, large magnifying power, and large resolving power. Large resolving power. So I think there are quite a lot of
advantages of using reflecting type telescopes over refracting type telescopes. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की रे डायग्राम की बात. ठीक है, देखें जरा. Cassegrainian telescope reflecting type. यहां पर हमारे पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था. ठीक है, और इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हमने सेंटर से बीच से कट करा. इसकी बाहर वाली साइड हमारे पास पॉलिश्ड है और इसके बिल्कुल सेंटर पर हमने एक हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस किया. ठीक है, और यहां हमने रख दिया एक और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो कि कुछ कॉन्वेक्स शेप का था. ठीक है, मान लिया कि इसके अंदर एंटर करती है कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर मीट करेगी? फोकस पर करेगी ना? Yes, sir. तो अगर ये रिफ्लेक्ट होके फोकस की तरफ जाती तो हमने इस पर्टिकुलर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को, ये जो स्मॉलर रिफ्लेक्टर है, इसको प्लेस करना है जस्ट बियॉन्ड या हम ये कहें जस्ट बिफोर द फोकस. बेसिकली हमने एग्जैक्टली फोकस पर नहीं प्लेस करना इसको. फोकस पर प्लेस करेंगे तो वो सारी की सारी रेज यहाँ आके मीट कर जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी एंड इट विल सर्व नो पर्पस. तो हम क्या करते हैं, अगर ये फोकस था हमारा तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे. ठीक है, तो रे आएगी यहाँ पर which will be going towards the F. Likewise यहां से भी वो F की तरफ जा रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो अब क्या होना चाहिए, यहां से इसका फिर से रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना. तो यहां हम बनाएंगे एक ट्यूब. जिस ट्यूब के थ्रू एक छोटा सा यहां पर एक लेंस रखा जाएगा. ये रे आएगी, इसके थ्रू पास करेगी, ये रे आएगी, इसके थ्रू पास करेगी. ठीक है, तो लेंस भी क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट, आप लेंस ना ही कहें इसको तो ये एक ओपनिंग भी कंसिडर कर सकते हो आप. तो लेंस ना ही कहें क्योंकि दिस इज प्योरली रिफ्लेक्टिंग, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पाइप एंड द रेज विल बी मूविंग आउट ऑफ दिस. तो यहां से आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, सो फॉर बेटर व्यू आप क्या कर सकते हो, आई को जितना पास लाके रख सके उतना पास लाके इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. लेंथ ऑफ द ट्यूब जितना छोटा हो जाएगा ये इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर होने लगेगी. ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज इट. दिस इज द कैसग्रेनियन टेलीस्कोप. कोई खास इसका वो नहीं है, व्हाट यू कैन से रिलेशन. तो ये इस आपके पे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ reflecting type telescopes over refracting type telescopes. That's it. Okay, sir. Completely theoretical concept है.
कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके सर। So from here we are done with the ray optics part, ठीक है। EM waves मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये बता दो किस किस का एग्जाम है EM wave का नियर 1 और 2 डेज के अंदर। तो अगर किसी का है तो मैं सिर्फ उसकी एक क्लास EM wave की कल शेड्यूल कर लूंगा, या सभी लोग करना चाहते हैं तो एक ही क्लास का टॉपिक है EM waves, हम कल शेड्यूल कर सकते हैं। सर कल कितने बजे है? अगर होगा और एल्स फिर परसों ही। तो कल का तो बेटा फिर मैं एक बार आपसे ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम, अपना टाइमिंग्स एडजस्ट करके। एंड इफ यू Okay, वांट के सेम टाइम करना है तो सेम टाइम कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू इस टाइम में। सब मैथ्स की होती है एक्चुअली। सर दूसरी 7 क्लास होती है। कितने बजे से कितने बजे तक है मैथ्स की क्लास? सर 8:30 तक हो जाती है। 8:30 तक होती है। अच्छा, कल अराउंड 2 o'clock रख सकते हैं क्या? ओके सर। यस सर। सभी लोग हाँ बोलेंगे तो ही रखूंगा बेटा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। मेरे लिए ओके है। बेटा देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन दिस मीटिंग राइट नाउ, सब लोग अब अपना बोले। Yes, sir. यस सर। एंजेला, Yes, sir. अन्वेषा रख सकते हैं। माही, Yes, sir. ऋषिका रख सकते हैं। यस सर। अभिमन्यु, यस सर। ठीक है। तो कल एक क्लास रखेंगे EM वेव की, और EM वेव कल फिनिश ऑफ हो जाएगा। आज मैं अभी थोड़ी देर में मैसेज भी डाल दूंगा। ऑब्वियसली कुछ लोग मना करेंगे बट EM वेव्स कल रख लेंगे, ठीक है, अराउंड 2 o'clock। And if there is any Sure. change in, and if there will be any change in the schedule, then I'll inform you accordingly. Okay. ओके सर। ओके सर। But till now it is confirmed कि कल EM waves होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। इसको बेटा पढ़ लेना, ठीक है। EM waves बीच में करा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा और एक सो कॉल्ड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इट इज ऑफ ओनली 1 क्लास, ठीक है। उसका स्पैन ही इतना है, उसमें कोर्स ही इतना है बेसिकली। और देन वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। चलो बेटा, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू।